नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 को। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिंपली एक सिटीजन के तौर पर अपने राइट्स को समझना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट सीरीज में आरटीआई एक्ट को सेक्शन बाय सेक्शन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और आज के पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आरटीआई एक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है और चैप्टर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आरटीआई को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरटीआई एक्ट है क्या। सिंपल वर्ड्स में आरटीआई एक्ट सिटीजन को पब्लिक अथॉरिटीज यानी कि सरकारी दफ्तरों से अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का लीगल राइट देता है। लेकिन आरटीआई का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी है। जैसे राइट टू एक्सेस यानी सिटीजन्स को ये राइट देना कि वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग से रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब गवर्नमेंट के डिसीजंस और फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी आए ताकि काम कैसे हो रहा है ये पब्लिक के सामने क्लियर रहे। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता हो कि उनके डिसीजंस और रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, तो उनकी फंक्शनिंग में अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो ये सब का मेन मोटिव है करप्शन को, सिस्टम से करप्शन को हटाना। आरटीआई एक्ट में टोटल 31 सेक्शंस है और सारे सेक्शंस को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके सारे चैप्टर्स और सारे सेक्शंस को देखते हैं। अब आता है चैप्टर 1 ऑफ आरटीआई एक्ट पे। इस चैप्टर में 2 सेक्शन मेंशन किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब सबसे पहले समझते हैं कि आरटीआई एक्ट कब इनैक्ट हुआ था। तो ये इनैक्ट हुआ था जून 15 2005 को। अब समझते हैं सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में 3 चीजें कही गई है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसका शॉर्ट टाइटल यानी कि ऑफिशियल नेम क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 इसमें कहा गया है कि आरटीआई एक्ट होल ऑफ इंडिया तक एक्सटेंड करता है, यानी ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि पुराने वर्जन में जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद सेक्शन 1-2 से एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्ड से रिमूव कर दिए गए। इसलिए करंट पोजीशन में आरटीआई एक्ट का एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया है। सेक्शन 1-3 थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी है। इसमें कहा गया है कुछ प्रोविजंस इमीडिएटली यानी इनैक्टमेंट के साथ ही इन्फोर्स हो गए 15 जून 2005 को, जैसे कि सेक्शन 4-1, 5-1-2, 12-13, 15-16, 24 एंड 27-28। और बाकी के बचे प्रोविजंस इनैक्टमेंट के 120 दिन बाद अक्टूबर 12 2005 को इन्फोर्स हुए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखिए, पूरा आरटीआई एक्ट एक ही दिन में फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ था। कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजंस इमीडिएटली इन्फोर्स हुए और बाकी प्रोविजंस 120 दिन पर। अब सवाल है कि इन्फोर्समेंट दो अलग अलग डेट में क्यों है, ये 120 दिन का गैप क्यों हुआ था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि पहला है अपॉइंट ऑफिसर्स, मतलब हर सरकारी डिपार्टमेंट में पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट करना था, जो आपके आरटीआई का जवाब देगा। फिर कमीशन सेटअप करना था, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और फिर ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड, मतलब सारी सरकारी रिकॉर्ड्स को ठीक से कैटलॉग और इंडेक्स करना था ताकि जब आप सूचना मांगो तो वो तुरंत मिल जाए। तो यही रीजन की वजह से ही वो 120 दिन का डिफरेंस था। अब आते हैं इस चार्ट पर। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे आरटीआई फाइल होता है और क्या क्या प्रोसेस है, और आरटीआई फाइल होने के बाद आगे के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। तो ये कंप्लीट इसी चार्ट में समझाया गया है। फिलहाल ये जो सेक्शंस मेंशन्ड है, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 19(1), तो ये सब फिलहाल अभी इग्नोर कीजिएगा। ये सब अगर आप पहली बार इसको समझ रहे हैं तो ये सब थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसको इग्नोर करके फिलहाल प्रोसेस को समझिए। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोस में ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, सारे सेक्शंस के सेक्शन वाइज जब बताएंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं चार्ट पे। तो स्टार्ट करने से पहले ये 4 चीजें समझ लीजिए कि सिटीजन एक होता है सिटीजन, जैसे आप और हम हो गए सिटीजन। एक होता है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो पब्लिक अथॉरिटी होता है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पीआईओ है तो वो सीपीआईओ होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट का पीआईओ है तो वो एसपीआईओ होगा। फिर आते हैं एफएए, मतलब फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी।
और चौथा आता है सीआईसी एसआईसी। सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट इंफॉर्मेशन अगर स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अब समझते हैं प्रोसेस को। मान लीजिए आप, मतलब जो सिटीजन, मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसा किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्चा हुआ, या किसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड हो गया, या किसी ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी हो, या किसी डिसीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप सेक्शन 6 के अंडर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ को दी जाती है। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद पीआईओ का काम होता है आरटीआई एप्लीकेशन को एग्जामिन करना और एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या एप्लीकेबल एग्जाम्पशन होने पर इंफॉर्मेशन डिनाई करना। तो अगर उसको डिनाई भी करना है इंफॉर्मेशन देना, तो वो लिखित रूप में ही डिनाई करेगा। नॉर्मली सेक्शन 7 के अंदर, मतलब नॉर्मली सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पीआईओ को आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव होने के 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है। मतलब ये नॉर्मल केस में 30 दिन है। अदर और भी कुछ केसेस है जिसमें डेज अलग हो जाएंगे, 30 दिन से ज्यादा हो जाएगा वो, तो वो केसेस बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 30 दिन के अंदर नॉर्मली रिस्पॉन्स देना होता है। अब मान लीजिए पीआईओ ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, आपने इन्फॉर्मेशन चेक की और आप उस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड है, तो यहीं पर आरटीआई प्रोसेस नॉर्मली एंड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप पीआईओ के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, या मान लीजिए प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास फर्स्ट अपील का ऑप्शन है। तो और ये अपील जाती है सीधा फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी के पास। यहाँ एक सिंपल डिफरेंस याद रखिए, पीआईओ आपके ओरिजिनल आरटीआई रिक्वेस्ट डील करता है, जबकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपके फर्स्ट अपील को डील करता है। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपकी अपील को एग्जामिन करेगा और एप्लीकेबल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिसीजन देगा। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड है, तो फिर प्रोसेस यहाँ खत्म होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास नेक्स्ट लेवल का ऑप्शन होता है जो सेकंड अपील, और ये अपील जाती है सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो अगर मैटर ये मतलब और ये अपील जाती है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। अब मैटर इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने आता है। अब कमीशन केस को एग्जामिन करेगा, मतलब जो सीआईसी या एसआईसी हो वो केस को एग्जामिन करेगा, और पार्टीज को सुन सकता है। मतलब दोनों पार्टीज, एक हो गया जो आरटीआई फाइल किया, और एक हुआ जो पब्लिक अथॉरिटी जो रिस्पॉन्ड किया। मान लीजिए पीओ जो रिस्पॉन्ड किया एप्लीकेशन को, तो कमीशन केस को एग्जामिन करता है, पार्टीज को सुन सकता है, और अवेलेबल फैक्ट्स और आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। कमीशन के डिसीजन के बाद डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है। अगर इंफॉर्मेशन देना लीगली जस्टिफाइड है, तो कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का डायरेक्शन देगा, और कुछ सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेंट को हुआ लॉस देखते हुए कंपनसेशन भी अवार्ड किया जा सकता है एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। और अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, जैसे कि पेनल्टी अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 में पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो अगर कमीशन को लगे कि पीआईओ ने बिना रीजनेबल कॉज के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, या प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर नोइंगली इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी, या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, तो सेक्शन 20 के अंदर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द एक्ट। पेनल्टी है 250 पर डे और मैक्सिमम 25,000। मतलब मान लीजिए 20 दिन डिले किया, तो 20 इंटू 250, 5,000 आपको पेनल्टी लगेगा, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 25,000 तक ही जा सकता है। तो ये है पूरा आरटीआई का प्रोसेस। बाकी बाकी आगे पूरा डिटेल में समझेंगे सारे सेक्शंस को, और भी क्लियर हो जाएगा जब आगे आप देखते जाइएगा, सारा समझते जाइएगा। अब समझते हैं सिटीजन के बारे में अंडर आरटीआई। हु इज अ सिटीजन अंडर आरटीआई? एनी पर्सन, इंडियन सिटीजन, कैन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसके लिए ना तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, और ना ही कोई सिटीजनशिप प्रूफ चाहिए। साथ में सूचना मांगना आपका मौलिक अधिकार है, इसलिए इस कानून को सबके लिए बनाया गया है। नो रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिबल टू ऑल। तो अब यहाँ तक हमने समझा कि आरटीआई क्या है और कौन लगा सकता है। लगभग बेसिक क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है,
पब्लिक अथॉरिटी का मतलब, पीआईओ कौन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या-क्या आता है। ये सेक्शन मतलब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी है। अगर इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए सेक्शन 2 को हम नेक्स्ट पार्ट में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो ये था पार्ट 1। अगर आपको आरटीआई का बेसिक्स क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। जैसे ही पार्ट 2 आएगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।